Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's MCQ session for AIMS NORCET exam. In this class, we are going to discuss about important MCQs from the pediatric subject. Let's begin. Our first question is, by which age can most children wash their hands and brush their teeth with only minimum supervision? किस उम्र पर बच्चे बहुत ही कम मदद के साथ अपने दांतों को साफ कर सकते हैं? कैन ब्रश देयर टीथ? 1 साल की उम्र पर, 9 साल, 6 साल, 3 साल? The right answer is ऑप्शन डी, 3 years। 3 साल की उम्र होने पर बच्चा अपने दांतों को खुद साफ कर सकता है, ब्रश कर सकता है। नेक्स्ट, when neonat's head is turned slowly from right to left side, normally eye does not move is known as। जब किसी बच्चे का सर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हैं और ऐसा करने पर बच्चा अपनी आंखों को हेड के साथ नहीं घुमाता है, यानी आंखों को एक ही जगह पर स्थिर रखता है, ये कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, गैगिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, डॉल्स आई रिफ्लेक्स? Yes, exactly. The right answer is option D. It is called doll's eye reflex. आपने छोटे बच्चों के लिए खेलने वाली गुड़िया देखी होगी। जब आप इसे अ, लेटा देते हैं तो वो अपनी आईज को क्लोज कर लेती है, और जब आप इसे स्टैंड अप पोजीशन में रखते हैं तो वो अपनी आईज को ओपन रखती है। हर मूवमेंट के साथ ये अपनी आई को ओपन और क्लोज करती है। सेम यही चीज बच्चों में भी पाई जाती है और इसीलिए इसे हम डॉल्स आई रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बताए गए बाकी सभी रिफ्लेक्सेस को हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस विदाउट रैशनल कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज वेयर नॉर्मली इरप्शन ऑफ टीथ इन चाइल्ड अकर्स? इनमें से किस उम्र पर बच्चों में टीथ का इरप्शन देखने को मिलता है, बच्चों में दांत आने लगते हैं? 6 से 8, 4 से 5, 8 से 10, 12 से 14 महीने पर? किस उम्र पर बच्चों में दांत आने लगते हैं, इरप्शन ऑफ टीथ हो जाता है? यस, एग्जैक्टली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चों में 6 से 8 महीने की उम्र होने पर टीथ का इरप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज द चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रश देयर टीथ? किस उम्र पर बच्चा अपने दांतों को साफ करना शुरू कर देता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 20 महीने पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 years पर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को डाला गया था। बच्चा 3 साल की उम्र होने पर अपने दांतों को बिल्कुल इजीली क्लीन कर सकता है, ब्रश कर सकता है। नेक्स्ट, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो is done to assess the maturity of the following। इनमें से किसकी मैच्योरिटी को पता करने के लिए
लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो चेक किया जाता है? लंग्स, फीटल सर्कुलेशन, ब्रेन या फिर रेस्पिरेशन? यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। लंग्स बच्चे में मैच्योर हुए हैं या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशो चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट अपगार स्कोर at 5 minutes after birth should resuscitation be initiated? किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के 5 मिनट पर अपगार स्कोर कितना आए कि आप तुरंत सीपीआर शुरू कर देंगे? 1 टू 3, 7 टू 8, 9 टू 10 या फिर 6 टू 7? एक्सीलेंट गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर न्यूबॉर्न बेबी में अपगार स्कोर 1 से 3 के बीच में आता है तो हम तुरंत रिसस्टिटेशन शुरू कर देंगे, यानी कि सीपीआर शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज फॉर्म्ड फॉर? इनमें से किस उद्देश्य के लिए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव शुरू किया गया था? प्रमोट सेल्फ डिलीवरी एट द हॉस्पिटल, promoting health of antenatal mothers, promoting breastfeedings या फिर promoting growth monitoring at hospitals? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है। न्यूबॉर्न बेबीज को मदर्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाए, इसके लिए वुमेन्स को जागरूक करने के लिए BFHI शुरू किया गया था, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट, माइलोमेनिंगोसील मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ स्पाइन? किसी बेबी में माइलोमेनिंगोसील सबसे ज्यादा किस एरिया में होता है? लंबोसैक्रल रीजन में, डॉर्सोलंबर रीजन में, सर्वाइकोडॉर्सल रीजन में या सैक्रोकॉक्सिजियल रीजन में? माइलोमेनिंगोसील, इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट हम ये सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज अब चलाने वाले हैं, यहाँ पर लिए जा रहे जो भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमने मोस्टली प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। कुछ नए क्वेश्चंस को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, जिनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, और कोशिश रहेगी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन आपका करवाया जाए, बिकॉज 3 जून को आपका पेपर है और सिर्फ इसमें एग्जैक्ट 1 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइलोमेनिंगोसील मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ लंबोसैक्रल रीजन। हमारे स्पाइन एरिया में जो लंबोसैक्रल रीजन होता है, लंबर और सैक्रल पार्ट का हिस्सा, उसके अंदर माइलोमेनिंगोसील सबसे ज्यादा होने की संभावना रहती है। याद रखिएगा, लंबोसैक्रल रीजन। नेक्स्ट, नियोनेटल रिफ्लेक्स elicited by touching the cheek of the baby। किसी न्यूबॉर्न बेबी के गालों पर जब आप टच करते हैं तो इससे कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट होता है? मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
इट इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स। जब आप किसी बच्चे के चीक एरिया पर यानी गालों पर टच करते हैं तो ये बच्चा जिस तरफ टच हो रहा है उस तरफ अपने हेड को टर्न करता है और सकिंग शुरू कर देता है। इसे हम रूटिंग रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। सकिंग रूटिंग रिफ्लेक्स का प्रेजेंट होना बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग को कर पाने के लिए इफेक्टिवली बताता है। नेक्स्ट, a term where neonate has a thick white cheesy coating on his skin, which correct description describes this finding। किसी न्यूबॉर्न बेबी के शरीर पर सफेद चिपचिपा पदार्थ या कवरिंग पाई जाती है, इसे आप क्या कहते हैं? लैन्यूगो, मीलिया, नेवेस फ्लेमियस, वर्नेक्स। Yes, exactly, it is called वर्निक्स कैसियोसा। न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के साथ जो स्किन पर सफेद चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसे वर्निक्स कैसियोसा के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, द यूरेथ्रा विच ओपन्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द पेनिस इज टर्म्ड एज। इस क्वेश्चन को जब हमने 8 बजे वाली हमारी क्लास के अंदर डिस्कस किया था तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे जिनमें आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को जो हमने बताया था गलत बताया था, ऐसा कहा था। लेकिन हमारे द्वारा जो आंसर बताया गया था वो चीज़ बिल्कुल सही थी और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर किसी यूरेथ्रा में जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रा के डोर्सल सरफेस पर मौजूद हो पेनिस के, तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? किसी भी मेल पेनिस के यूरेथ्रा की ओपनिंग डोर्सल सरफेस पर मौजूद हो तो आप इसे क्या कहेंगे? एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस, क्रिप्टोचिडिज्म या एंकोरचिडिज्म। The right answer is ऑप्शन ए, एपिस्पेडियासिस। पेनिस के डोर्सल सरफेस पर जो यूरिथ्रल ओपनिंग मौजूद होगी तो उसे हम एपिस्पेडियासिस कहेंगे। यहाँ पर दो सरफेसेस होती हैं, एक होता है डोर्सल सरफेस, एक होता है वेंट्रल सरफेस। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में क्या फर्क होता है? बेसिकली ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है जो कि अपने फोर लिम्स के ऊपर मूवमेंट करते हैं, यानी ऐसा कोई भी जीव जो अपने हाथ और पाँव की मदद से चलता हो उनमें बेसिकली इस टर्म को यूज किया जाता है। वेंट्रल सरफेस जो होती है वो जब कोई जीव इस प्रकार से मान लीजिए मौजूद है, जैसे कि इस तरह से ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो उसके शरीर का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड की तरफ होगा उसे तो वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और जिस तरफ सनलाइट होती है प्रेजेंट, ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसे हम डॉर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं। जब कोई पर्सन या मेल पर्सन इस पोजीशन में रहेगा तो उसका जो पेनिस है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हिस्सा जमीन की तरफ रहेगा, यानी कि डॉर्सल सरफेस पर रहेगा। इस वजह से जो आपका आंसर होगा उस वो एपिस्पेडियासिस के नाम से जाना जाएगा। अगर किसी मेल पर्सन मेल पेनिस की ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग पाई जाती है डोर्सल सरफेस पर तो ये एपिस्पेडियासिस के नाम से जाना जाएगा। इस कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जा सकती है। Urethral opening opens on the dorsal surface of the penis known as epispadiasis.
नेक्स्ट, विच प्रिकॉशन इज यूज ड्यूरिंग फोटोथेरेपी? किसी क्लाइंट को आप फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो इनमें से कौन सा प्रिकॉशन इस्तेमाल करेंगे आप? लीव द इन्फेंट्स क्लोथ्स ऑन, check the infant's temperature once a day, reposition the infants infrequently, cover the infant's eyes. The right answer is ऑप्शन डी। जब भी किसी बच्चे को जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी दी जा रही होती है तो यहाँ पर हम उसकी आईज को और जेनाइटल पार्ट को हमेशा कवर करके रखते हैं। बच्चे की आंखों को और जेनाइटल पार्ट को हमेशा कवर करके रखा जाता है और बाकी उसके शरीर के सभी कपड़ों को हटा दिया जाता है। इसके अलावा इस ट्रीटमेंट के दौरान लगातार बच्चे का टेम्परेचर हमें चेक करते रहना चाहिए और बच्चे की पोजीशन को भी चेंज करवाते रहना चाहिए, अदरवाइज लाइट सोर्स के कारण बच्चे में स्किन बर्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज? इनमें से कौन सा साइनोटिक हार्ट डिजीज है? कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Tetralogy of Fallot is the cyanotic heart disease condition. साइनोटिक असाइनोटिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी डिजीज जिसमें बच्चे की स्किन ब्लूइश डिस्कलर्ड हो जाती है ड्यू टू हार्ट डिजीज इज कॉल्ड साइनोटिक डिफेक्ट एंड असाइनोटिक में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट, साइनोसिस इन प्रीटर्म बेबी इज ड्यू टू। किसी प्रीटर्म बेबी में साइनोसिस का मेन कारण क्या होता है? जॉन्डिस, क्लेफ्ट पैलेट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर इंट्राक्रेनियल इंजरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी के कारण बच्चे की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, जिससे पेरिफेरी पार्ट के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलता है। यही चीज साइनोसिस है और इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मेन कारण माना जाता है। नेक्स्ट, द नर्स प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ इन्फेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड? किसी इन्फेंट की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इसे कौन सी पोजीशन देना प्रिफर किया जाता है? एलिवेट द हेड विद द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन, बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखकर उसका हेड ऊपर उठाकर रखना, प्लेसिंग द इन्फेंट इन हेड डाउन पोजीशन, बच्चे को हेड नीचे करके रखना, प्लेस द इन्फेंट इन सिटिंग पोजीशन, बच्चे को बैठा कर रखना, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। नेक्स्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एलिवेट द हेड विथ इन्फेंट इन प्रॉन पोजीशन। बच्चे को हम प्रॉन पोजीशन देकर उसके हेड को एलिवेट कर देंगे। प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है बच्चे का जो एब्डोमेन साइड है वो बेड की तरफ रहेगा और जो बैक है वो ऊपर रहेगी और बच्चे के हेड को हल्का सा ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ मेनिंजाइटिस? इनमें से मेनिंजाइटिस होने पर कौन सा साइन देखने को नहीं मिलेगा? कर्निंग साइन, बेबेंस की साइन, ब्रुजेंस की साइन, पेटल साइन।
The right answer is option D, battle sign. बैटल साइन मेनिंजाइटिस कंडीशन से संबंधित नहीं है। ब्रुजिन्स्की, बेबेन्स्की, कर्निंग ये सभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, parotid enlargement in a HIV infected child is characterized in which stage of AIDS according to WHO? अगर किसी बच्चे को HIV एड्स हो जाता है तो इस इंफेक्शन के होने के बाद बच्चे की जो पैरोटिड नाम की सलाइवरी ग्लैंड है उसमें इन्फ्लामेशन एड्स की किस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा? बच्चे में एड्स होने के बाद पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन किस स्टेज में देखने को मिलेगा? स्टेज 1, 2, 3 या 4? The right answer is ऑप्शन बी। जब बच्चा एड्स की स्टेज 2 के अंदर होता है तब उसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने लगता है। पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट पैरोटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली मेजर ग्लैंड है। नेक्स्ट, वाल्सल्वा's maneuver can result in bradycardia. Which of the following activity will not stimulate Valsalva's maneuver? वाल्सल्वाज मैन्यूवर परफॉर्म करते समय क्लाइंट में हार्ट रेट कम हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी वाल्सल्वाज मैन्यूवर को स्टिमुलेट नहीं करती। ऑप्शन ए, यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स। ऑप्शन बी, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी, गैगलिंग विथ टूथब्रशिंग। ऑप्शन डी, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। The right answer is ऑप्शन ए। अगर कोई पर्सन स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज करता है तो उसके अंदर स्टूल पास करना इजी हो जाता है, यानी कि उसे स्टूल पास करने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता और स्ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। अगर पर्सन फोर्स नहीं लगाएगा, स्ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वहां पर वेगल स्टिमुलेशन नहीं होगा, और वेगल स्टिमुलेशन नहीं होगा मींस वाल्सल्वास मैन्यूवर नहीं होगा और क्लाइंट के अंदर हार्ट रेट कम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप क्लाइंट में एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो एनिमा ट्यूब के एनल एरिया को टच करने के कारण वेगस स्टिमुलेशन हो सकता है और हार्ट रेट कम हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो दिल के मरीज होते हैं उनमें कभी भी रेक्टल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, और एनिमा अगर लगाना हो तो बहुत सावधानी से प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ लगाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गैगिंग गैग रिफ्लेक्स और टूथ ब्रशिंग से भी ये नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वाल्सल्वाज मैन्यूवर हो सकता है, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने से भी ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन इज डिटेक्टेड बाय। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो इसे पता करने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? फीकल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथ हाइड्रोजन टेस्ट, रैपिड यूरिया टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट माल एब्सॉर्प्शन। The right answer is option A. Carbohydrate malabsorption is detected by fecal nitrogen. फीकल नाइट्रोजन के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट appropriate method to assess urine output in an infant with congestive heart failure who is receiving diuretic therapy? किसी बच्चे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और उसे डायूरेटिक थेरेपी दी जा रही है,
अब इस बच्चे में यूरिन आउटपुट को असेस करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन ए, वेगिंग द डाइपर्स। ऑप्शन बी, इंसर्टिंग Foley's catheter। ऑप्शन सी, कंपेयर इनटेक एंड आउटपुट। ऑप्शन डी, यूज condom catheter and water added to formula। 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, इस चीज पर गौर करिएगा। इन्फेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और हार्ट पर लोड कम करने के लिए डायूरेटिक थेरेपी दी जा रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाला जा रहा है। इस सिचुएशन में यूरिन आउटपुट को मेजर करने का सही तरीका क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे की बात हो रही थी, इन्फेंट की बात हो रही थी, इसलिए हम इस बच्चे का जो डायपर है उसका वेट करके ये पता करेंगे कि डायपर में कितना यूरिन बच्चे द्वारा पास किया गया। इन्फेंट के डायपर का वेट करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसने कितना यूरिन पास किया है, और ये यूरिन आउटपुट को मापने का सही तरीका भी है। पीडिया से नॉर्सेट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। which of the following sequence which of the following sequence should be used by the nurse to assess vital signs in newborn? किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आपको यदि वाइटल साइंस चेक करने हो तो इसके लिए किस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? टेम्परेचर, पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, respiration pulse temperature, respiration temperature pulse। Important question. The right answer is option C, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर हम रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर इस सीक्वेंस के अंदर असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। The nurse is aware that the procedure will use। हम किसी क्लाइंट में कैटरेक्ट सर्जरी करने वाले हैं। अब इस पेशेंट को इस सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा? माइड्रियाटिक्स टू फैसिलिटेट रिमूवल, मेयोटिक मेडिकेशन टू फैसिलिटेट रिमूवल, लेजर टू स्मूथ एंड रीशेप द लेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। कैटरेक्ट डिजीज में ओपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाती है, जिसके कारण क्लाइंट का विजन क्लाउडी हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है, और इस कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर इस लेंस को रिमूव करके नया लेंस लगाना होता है। इस प्रोसीजर के अंदर हमें जो ऑप्शन हेल्प करता है वो है ऑप्शन ए, माइड्रियाट्रिक्स का इस्तेमाल। जब भी किसी क्लाइंट को हम माइड्रियाट्रिक ड्रग देते हैं तो ये मेडिसिन हमारी आई के प्यूपिल को डायलेट कर देती है, जिससे हम बेहतर डायग्नोसिस कर पाते हैं। नेक्स्ट, what is the concentration of K plus in most commonly used ORS? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में पोटेशियम कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 20, 75, 65 ये सभी वैल्यूज आपकी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ORS सॉल्यूशन के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा होती है वो 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।
Next, what is the special stain used to identify diphtheria in throat swab? हम किसी पर्सन के गले में यदि डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? एल्बर्ट, जिस्मा, ब्लू या जेडन जिन्स नेल्सिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एल्बर्ट स्टेन। एल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल करके हम डिप्थीरिया डिजीज का पता लगा सकते हैं। डिप्थीरिया डिजीज का पता लगाने के लिए एल्बर्ट स्टेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिप्थीरिया डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। नेक्स्ट, which of the following blood study result would the nurse expect when caring for a client with iron deficiency anemia? अगर किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो इनमें से कौन सा ब्लड स्टडी आपके द्वारा करवाया जाएगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हीमोग्लोबिन इंक्रीज, नॉर्मल हिमेटोक्रिट या डिक्रीज मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? The right answer is option D, decrease mean corpuscular volume। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने पर क्लाइंट के अंदर मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, MCV डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, what is the earliest time that a child can be diagnosed have autism? अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म जैसी कंडीशन हो तो हम इसे किस एज में आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं? 6 साल का होने पर, 2 महीने पर, 2 साल पर, 12 महीने पर? The right answer is option C. ऑटिज्म को हम 2 साल की उम्र पर डायग्नोज कर सकते हैं। अर्लीस्ट टाइम टू डिटेक्ट ऑटिज्म इज 2 years। नेक्स्ट, which of the following blood study result would the nurse expect when caring for the child with iron deficiency anemia? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट, following the tonsillectomy, which of the following items is appropriate to offer the child? किसी बच्चे में टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद कौन सा आइटम उसे आप खाने के लिए देंगे? ऑप्शन ए, क्लियर कूल लिक्विड्स। ऑप्शन बी, हॉट लिक्विड। ऑप्शन सी, वैनिला पुडिंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। The right answer is option A, क्लियर कूल लिक्विड्स। टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब होता है गले में मौजूद टॉन्सिल्स को रिमूव कर देना। टॉन्सिल्स हमारे बॉडी के वह स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम से संबंधित ये ऑर्गन्स हैं और इनमें जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा इन्फेक्शन मौजूद है और इसके ट्रीटमेंट के लिए टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी की जाती है। टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन का होना टॉन्सिलाइटिस है और इसे सर्जरी द्वारा ट्रीट करना टॉन्सिलेक्टोमी है, जिसमें इन्हें सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है।
और इस सर्जरी के बाद हम बच्चों को क्लियर कूल लिक्विड्स दे सकते हैं। इसके अलावा हॉट नहीं देना है और हार्ड चीजें नहीं देनी है। नेक्स्ट, a 15 years old child is brought to the emergency department for a acute asthma attack. What is the initial assessment from the nursing diagnosis? किसी बच्चे को अस्थमा का अटैक आया है, अब इसे उसके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, यहाँ पर आपका प्राइमरी डायग्नोसिस बनाएंगे, या एक्टिविटी इंटॉलरेंस को बनाएंगे, अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन को बनाएंगे, या फिर इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को बनाएंगे। बच्चे को एक्यूट अस्थमा अटैक आया है, इस चीज पर गौर करिएगा। यस, आप बिल्कुल सही हैं अगर आपने आंसर ए को चुना है तो। यहाँ पर impaired gas exchange will be the most important diagnosis. Option A is correct here. Next, what is the meaning of cryptochidism? Cryptochidism शब्द का क्या मीनिंग होता है? Undescended testes, enlargement of testes, microtest, inflammation of testes. The right answer is option A, undescended testis. ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिप्टोचिडिज्म। अगर किसी बच्चे में जन्म के बाद एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम सैक में नहीं पहुंचते तो इसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस या क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं। कई बार इसे हिडन टेस्टिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, which of the following medication would the nurse anticipate to be prescribed in chelation therapy to remove iron overload? आयरन ओवरलोड को रिमूव करने के लिए दी जाने वाली चिलेशन थेरेपी में कौन सी ड्रग दी जाती है? रिफेरोक्सामाइन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपाइन सल्फेट या मेरोपिनम? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी क्लाइंट के अंदर आयरन के ओवरडोज को ट्रीट करने की बात होती है तो वहां पर चिलेशन थेरेपी को आप याद रखिएगा, या फिर इसके एंटीडोट की बात की जाए तो डी फेरोक्सामाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बोन डिस्फेजिया इज ड्यू टू। बोन डिस्फेजिया इनमें से किसकी वजह से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फॉल्टी न्यूट्रिशन के कारण? Yes, exactly. The right answer is option C. फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण बोन डिस्पेजिया कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following next nursing action after administration of acetaminophen to a child with moderate fever? किसी बच्चे को मॉडरेट फीवर है और आपने उसे पैरासीटामोल ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्लान टू एडमिनिस्टर सैलिसाइलेट इन 4 आवर्स, इसके 4 घंटे बाद हम एस्पिरिन खिलाएंगे उसे। ऑप्शन बी, विदहोल्ड द ओरल फ्लूइड्स फॉर 8 आवर्स, अगले 8 घंटे तक हम उसे पानी पीने के लिए नहीं देंगे। ऑप्शन सी, स्पंज द चाइल्ड विद कोल्ड स्टेज, हम बच्चे को पानी से कोल्ड वाटर से स्पंज करेंगे। ऑप्शन डी, रिमूव एक्सेस क्लॉथिंग एंड ब्लैंकेट्स फ्रॉम द चाइल्ड, हम बच्चे के ऊपर मौजूद जो एक्स्ट्रा क्लॉथिंग है, ब्लैंकेट्स हैं, उसे रिमूव कर देंगे।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर गौर करिएगा, इस बच्चे को मॉडरेट फीवर था और आपने इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एसिटामिनोफेन दिया यानी पैरासिटामोल दिया। अब इस बच्चे में इस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण स्वेटिंग आएगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी और इस स्वेटिंग के कारण पर्सन में हीट भी होगी। तो बच्चे में जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और क्लॉथिंग्स है, उन्हें इस मेडिसिन को देने के बाद रिमूव कर दिया जाता है ताकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसे ज़्यादा स्वेटिंग के कारण दिक्कत ना आए। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, सीवियर मसल वेस्टिंग, growth failure and loss subcutaneous fat are the feature of। अगर किसी बच्चे में सीवियर मसल वेस्टिंग हुई है, ग्रोथ फेलियर है और सबक्यूटेनियस फैट का लॉस हो चुका है, तो ये कौन सी डिजीज को बताती है? क्वाशियोर्कर, पेरीबेरी, स्क्रैवी, बेरास्मस। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी बच्चे के अंदर कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है, कैलोरीज की कमी होती है, तो उसमें सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर और सबक्यूटेनियस फैट का लॉस देखने को मिलता है और ये कंडीशन मेरास्मस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज मेनली फाउंड इन। ब्राउन एडिपोज टिश्यू किस में पाए जाते हैं? अडल्ट में, न्यूबॉर्न में, ओल्ड एज में या फिर फीमेल्स में? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, अ मिडलाइन क्लेफ्ट लिप इज ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ। किसी बच्चे में मिडलाइन एरिया में क्लेफ्ट लिप कंडीशन मौजूद है। ये कंडीशन इन चारों ऑप्शंस में से किसके प्रॉपर क्लोज ना होने के कारण हुआ है? कौन सी स्ट्रक्चर यदि प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए, क्लोज नहीं हो पाए, तो मिडलाइन क्लेफ्ट लिप हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैक्सिलरी प्रोसेस, मीडियल नेजल प्रोसेस, मीडियल एंड लेटरल नेजल प्रोसेस या मीडियल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे के अंदर मीडियल नेजल प्रोसेस प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाता है, आपस में जुड़ नहीं पाता है, बंद नहीं हो पाता है, तो बच्चे के अंदर मिडलाइन क्लेफ्ट लिप कंडीशन देखने को मिलती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट टर्म है मीडियल नेजल प्रोसेस। यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, an infant brought to emergency unresponsive, bradycardia, shallow breathing, next step of management। एक इन्फेंट है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन में लाया गया। ये बच्चा अनरेस्पॉन्सिव है यानी होश में नहीं है। इसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से कम हो चुकी है और इसकी ब्रीथिंग भी बहुत शैलो है यानी हल्की-हल्की सांसें ले रहा है। तो इस सिचुएशन में अगला स्टेप इस बच्चे को मैनेज करने के लिए कौन-सा लेना होगा? ऑप्शन ए आईवी एट्रोपिन, ऑप्शन बी आईवी नेफ्रिन, ऑप्शन सी स्टेबलाइज द एयरवे एंड असिस्ट ब्रीथिंग, ऑप्शन डी कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब बच्चा ब्रेडिकार्डिया, अनरिस्पॉन्सिव, शैलो ब्रीथिंग इन सभी फाइंडिंग्स को शो कर रहा हो, तो हमें तुरंत बिना देर किए हुए नियोनेटल रिसस्सिटेशन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए।
CPR शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, at which age does an infant learn to difference between himself from his caregiver? न्यूबॉर्न बेबी अपने आप को अपने को केयर दे रहे केयर गिवर से अलग किस उम्र पर समझने लगता है? 3 मंथ्स पर, 9 मंथ्स पर, 6 मंथ्स पर, 15 मंथ्स पर? बच्चा अपने आप को दूसरों से अलग करना किस उम्र पर सीख जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर 9 मंथ्स की एज होने पर जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, उस समय वो अपने आप को केयर गिवर से अलग महसूस करने लगता है, डिफरेंस को समझने लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, which the task is typically for an 18 months old baby? इनमें से कौन सा काम 18 महीने का बच्चा कर सकता है? ऑप्शन ए, कॉपिंग अ सर्किल, वो एक सर्किल बना सकता है कॉपी पर पेन लेकर। या फिर पुलिंग टॉयज, वो अपने खिलौनों को खींच सकता है पीछे की तरफ। ऑप्शन सी, प्लेइंग टॉय विद अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों के साथ अपने टॉयज के साथ खेल सकता है। ऑप्शन डी, बिल्डिंग अ टावर ऑफ 8 ब्लॉक्स, वो 8 ब्लॉक्स का टावर बना सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रीवियसली पूछा गया है। जब बच्चे की उम्र 18 महीने की हो जाती है तो वो अपने टॉयज को पुल कर सकता है, यानी अपने खिलौनों को पीछे की तरफ खींच सकता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। 18 months, pulling toys possible. Next, newborn stabilizing unit has been established. न्यूबॉर्न स्टेबलाइज्ड यूनिट कहाँ पर पाई जाती है? CSC में, PSC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेजेस में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। न्यूबॉर्न्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो यूनिट होती है वो CSC पर पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, a child weight falls in green color of the growth chart, it indicates that the child is। अगर किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट में ग्रीन कलर द्वारा शो किया जा रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, सीवियरली अंडरवेट, लेस वेट, नॉर्मल वेट, नन ऑफ द अबव। ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इस चार्ट में बच्चे का वजन ग्रीन कलर में आता है तो इसका मतलब है कि बच्चे का उसकी उम्र के अनुसार वेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूरेशन व्हेन द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज डबल द बर्थ हाइट? आपको वो टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें बच्चे की उम्र जन्म के समय की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। 1 year, 3 year, 4 year, 5 year? The right answer is option C। बच्चे की जन्म के समय हाइट जो होती है 18 से 20 इंच होती है, या फिर रफली आप इसे 50 सेंटीमीटर्स मान सकते हैं, 45 to 50 सेंटीमीटर्स मान सकते हैं। और जब बच्चा 4 साल का होता है, 4 इयर्स का होता है, तो ये डबल हो जाती है, यानी कि
100 सेंटीमीटर के आसपास बच्चे की हाइट 4 साल पर हो जाती है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। बच्चे की हाइट जन्म के हाइट की तुलना में डबल 4 साल की उम्र पर होती है। 4 साल में बच्चा हाइट में डबल हो जाता है। और वजन अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए वेट पूछ लिया जाता है कि बर्थ वेट जो था 2.5 केजी था, ये डबल किस एज में होगा, तो आप बता सकते हैं 5 मंथ्स पर। ये दोनों चीजें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वेट कब डबल होता है और हाइट कब डबल होता है। वेट तो 5 महीने में डबल हो जाएगा और हाइट को डबल होने में 4 साल लगेंगे। नेक्स्ट, within 3 minutes after birth, the normal heart rate of infant may be range between। जन्म होने के बाद 3 मिनट पर जब बच्चे की आप हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो तो आप उसे नॉर्मल मानेंगे? 100 से 180, 130 से 170, 120 से 160 या फिर 100 से 130? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर याद रखिएगा, बच्चों में जन्म के बाद 120 से 160 हार्ट बीट का होना नॉर्मल माना जाता है। 120 टू 160 इज द नॉर्मल हार्ट रेट। नेक्स्ट, ओ इट्स ओवर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पीडियाट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए डिस्कस किया। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल रही है और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।